ऐसे को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में आउटलाइन बनाना सीखा है डिटेल में, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो आउटलाइन वाली आप ये देख सकते हैं अवेलेबल होगी। स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में होता है सर कैंडिडेट के स्टार्ट कहाँ से करें। आइडियाज़ भी होते हैं आपके पास और चीज़ें भी समझ में आ रही होती है, लेकिन स्टार्ट नहीं होता। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें एक यदि आप देखें, ये टॉपिक है हमारा नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर कंसेप्ट है रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स का, तो अब इस पे फोकस कर सकते हैं। आपने जो लिखना है वो स्टार्ट यहीं से करना है। जैसे आप हमने स्टार्ट किया recycling has long been is a crucial element in the fight against किस चीज़ के अगेंस्ट एनवायरमेंटल। अब यहाँ पे ना मुझे एक वर्ड आता है डिग्रेडेशन। ठीक है, मे बी अगर आपको नहीं आता है तो आप एनवायरमेंटल डैमेज लिख सकते हैं। तो इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको जो है वो मुश्किल वर्ड्स आएंगे तो ही आपका सीएसएस का पेपर बहुत अच्छा होगा। ये देखो, बहुत सिंपल लाइन मैंने लिखी है कि रिसाइकलिंग हैज़ लॉन्ग बीन हेराल्डेड एज अ क्रूशियल एलिमेंट इन द फाइट अगेंस्ट। इसकी मीनिंग है कि ये जानी जाती है। ठीक है ना, कि ये जैसे किसी चीज़ को आप मानते हैं कि ये ऐसे है, इस चीज़ को ये कहते हैं। आप कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं या फिर आप ना भी करें इसको, तो रिसाइकलिंग हैज़ लॉन्ग बीन, यहाँ से हटा दें, ये देखिए, हैज़ लॉन्ग बीन अ क्रूशियल एलिमेंट इन द फाइट अगेंस्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या डैमेज। बहुत सिंपल इंग्लिश है। सीएसएस की मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं होती है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश यूज़ करनी है। ठीक है, अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, वो ये है कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये लेक्चर है, और ये मैं आपको अंदाज़े के साथ कह सकती हूँ, मैंने अकेडमीज़ भी देखी हैं, वीडियोज़ भी देखी हैं यूट्यूब पर, कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसके जैसी वीडियो आपको ऐसे राइटिंग पे कहीं नहीं मिलेगी। और ये वीडियो देखने के बाद आप अपना ऐसे बाकायदा अच्छी मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो ये मेरी जो वीडियोज़ हैं ये डिटेल्ड वीडियो होंगी, जैसे आप कोई लेक्चर अटेंड करते हैं, और इससे आप अच्छा सीखेंगे भी। दूसरी बात ये है कि इसमें ये चीज़ नहीं होगी कि शॉर्टकट तरीके से मैं टिप्स और गाइड दे के और बस जान छुड़ा लूँ, चैनल पे कोई व्यूज़ या लाइक्स आ गए और काफ़ी है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ऐसे राइटिंग का, और मुझे पता है कि मैं अगर आपके साथ अपनी पूरा डिटेल्ड काम जो शेयर करूँगी तो आप बहुत अच्छी मार्क्स ले सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं अपने ऐसे की तरफ। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमने पहला सेंटेंस ये वाला दिया कि जिस भी टॉपिक पे हम लिख रहे हैं टॉपिक के बारे में हमने बताया। और उसके बाद देखिए, अब रिसाइकलिंग की प्रोसेस को अगेन आगे बढ़ते हुए हम क्या लिखेंगे, जैसे दी प्रैक्टिस। यहाँ पे आप नोन लिखें, सीन लिख दें, ये आपकी मर्जी है। इज एन, अब ये देखिए यहाँ पर मैंने जहाँ पर मैंने ये वर्ड यूज़ किया है इसकी मीनिंग है कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं वेस्ट को कन्वर्ट करने में, रीयूजेबल मटेरियल बनाने में, ये जो है वो एक अवॉइड ना करने जैसी चीज़ है। तो आप ज़रूरी नहीं है इसको ऐसे लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रैक्टिस टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल इज़ अनक्वेश्चनेबल। ठीक है, और इसमें अनक्वेश्चनेबल लेकिन क्या कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम, या फिर इनिशिएटेड फ्रॉम, ये भी लिख सकते हैं कि हमारे हाउस होल्ड के मटीरियल में सॉर्टिंग सिस्टम टू लार्ज स्केल
प्रोजेक्ट्स, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं हमारे, और हम जो घर पे हमारी चीज़ें बचती हैं जैसे बॉटल्स हो गए यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये 2 सेंटेंसेस हो गए कि रिसाइक्लिंग क्रूशियल एलिमेंट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के अगेंस्ट, और वेस्ट को कन्वर्ट करना रीयूजेबल मटेरियल में अनक्वेश्चनेबल है। हम चाहे उसको स्टार्ट करें घर से, चाहे हमारी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट्स हों, ठीक है। अब इसमें ना हम जैसे कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। एग्जांपल किस लिए, यहाँ पर हमने रिसाइकलिंग के कॉन्सेप्ट को बताया है, और हमारा ऐसे किस चीज़ पर है कि रिसाइकलिंग जो है वो हमेशा कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होती। अब यहाँ पर हमने वो भी कॉन्सेप्ट देना है, रिसाइक्लिंग कैसे नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं हाउएवर द रियलिटी ऑफ रिसाइक्लिंग कैन बी डिफरेंट, पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कि नॉन एग्जाम्पल is the case of New York City रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट। और ये इस प्रोजेक्ट का मुझे पता है, वो ये है कि न्यूयॉर्क सिटी में ऐसा था कि रिसाइकलिंग का एक प्रोजेक्ट बना था जिसमें जो लोग हैं वो एक रिसाइकिल होने जैसा जो मटेरियल है वो अलग बॉक्सेस में डालते थे जैसे डस्टबिन होते हैं, और जो बिल्कुल एक रिसाइकिल होने जैसा मटेरियल नहीं था वो किसी और चीज़ में कचरा डालते थे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो कलेक्ट करती थी, कलेक्ट करने के बाद जो है वो उसको फिर रिसाइकिल किया जाता था, लेकिन उसके लिए जो लॉजिस्टिक है, जो सप्लाई चेन उनकी हो रही थी उसमें ना बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था। तो इनका जो प्रोजेक्ट है उन्होंने एंड में देखा कि ये रिसाइकलिंग पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो गया इन 1990s में, 1990s, where the project ended due to its high cost to collect and recycle the material, ठीक है। अब अगेन देखें, रिसाइकलिंग के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ तक दिया, ठीक है। अब वहाँ से हमने ये एक एग्जांपल दे के और क्लियर कर दिया कि ज़रूरी नहीं है हमेशा रिसाइकलिंग का जो प्रोजेक्ट हो वो काम करे। अब यहाँ से हमें लिखना है कि इस ऐसे में हम क्या लिखने वाले हैं। दिस ऐसे विल एक्सप्लोर कीपिंग इन कंसिडरेशन, हमने आपको ये आउटलाइन याद होगी, हमने क्या लिखा था, हमने कंसीडर क्या किया था, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल एनालिसिस, कीपिंग इन कंसिडरेशन इकोनॉमिक एंड environmental analysis. Similarly, the essay will recommend recommend the solutions to mitigate the challenges to achieve क्या cost effectiveness। अब मेरे ख्याल से आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि रिसाइकलिंग का एक प्रोजेक्ट देना है, उसके बाद जो है वो हमारी रिसाइकलिंग की जो रियलिटी है उसके बारे में लिखना है कि वो हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव कैसे नहीं होती, कोई भी एग्जांपल देके उसके बाद ये ऐसे बताना है कि ये ऐसे क्या बताने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा आपका बैकग्राउंड। मेरे ख्याल से ईजी था, ये आपको समझ आ गया होगा अभी तक। अब ये हमारा आ गया बैकग्राउंड, ठीक है। अब बैकग्राउंड में हमने ऐसे समझ लें कि जो आपके जनरल आइडियाज़ हैं आपके माइंड में, और जो नॉलेज आपको है, जो आपने पढ़ा है, वो सारा कुछ हम बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो था वो एक डेफिनेशन थी, कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के बाद जो एस्से का जो टाइटल है उसको हमने कवर करना था, तो उसका बताना था कॉस्ट इफेक्टिव कैसे नहीं है, फिर हमें ये बताना था कि एस्से में क्या होगा इंक्लूड। तो ये वो है जो आपकी आउटलाइन का हमें बताना है, ठीक है। अभी बैकग्राउंड में आ जाएंगे तो आप देखें, बैकग्राउंड में ये कि द प्रैक्टिस ऑफ
recycling is not a modern invention or concept. It has its uh, roots back to एंशिएंट सिविलाइजेशंस। जो चीज़ ईज़ी है लिखने के लिए कि रिसाइक्लिंग कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले जो सिविलाइजेशंस थी उन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। और उसमें अब कैसे रखा हुआ है ये आपने एग्जांपल में देना है कि उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस कैसे निकाले थे। जैसे आप अर्ली recycling efforts were made by necessity। ठीक है। और ये जो अर्ली रिसाइकलिंग एफर्ट्स हैं जो हम कह रहे हैं कि नेसेसिटी की वजह से, तो क्यों? क्योंकि एज दी रिसोर्सेज व लिमिटेड। तो बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है। अगर आप ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे सोचेंगे तो आपको पता होगा कि भाई पहले जो है वो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज थी वो लिमिटेड थी। ठीक है ना? तो हमें एफर्ट्स करनी थी रिसाइकिल करने की, तो हमारी जो पहले सिविलाइजेशन थी वो ये करती थी। इट वॉज टू रीयूज द मटीरियल एंड प्रैक्टिकल। अब एक वो ना एग्जांपल आपको आनी चाहिए, जैसे रोम है ना, रोम में जो ब्रॉन्ज और अदर मटेरियल है वो उनको ना मेल्ट किया जाता था, और मेल्ट करके और फिर उनमें से अदर चीज़ें बनाई जाती थी। और ऐसे ही जापान जो है वो, उसकी बहुत बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसमें उन्होंने रिसाइकिल किए हुए हैं प्रोडक्ट्स। जो मेजर है उनका वो मटेरियल था पेपर। उन्होंने पेपर को जो है वो रिसाइकिल किया हुआ है ताकि वो जो मटेरियल की स्कैसिटी है उसको कम कर सकें। और इसमें चाइना का भी है। चाइना ने भी यही चीज़ें की हुई हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मटेरियल्स को रिसाइकिल किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस जापान has since the 11th century due to the scarcity and वैल्यू। ठीक है, उस टाइम पे पेपर का जो मटेरियल था वो कम था। ठीक है। अब इसमें आपने आगे अपने हिसाब से लिखना है कि अ, दूसरे मुल्कों में क्या हुआ था और फिर मॉडर्न टाइम में क्या हुआ। और वर्ल्ड वॉर जो टू है उसमें भी ऐसी बहुत सारी कैंपेन्स हुई थी जिसमें रिसाइकल किया हुआ था, क्योंकि जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे इसमें जंग की वजह से। ठीक है, तो बैकग्राउंड में आपने ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये देनी है। ऐसा करते हैं कि बैकग्राउंड लिख के ना मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि ऐसे फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको भी मुश्किल होगी समझने में। जी, अभी मैंने लिख दिया, देखें। अब यहाँ तक तो मैंने मेरे ख्याल से आपको बताया था। ठीक है, अब दे देखें। ड्यूरिंग वॉर टाइम पीरियड्स इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग वाज अंडरस्कोर द अर्जेंट नीड फॉर द मटेरियल्स टू सपोर्ट मिलिट्री एफर्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर टू में जो है वो एलाइड एंड एक्सेस पावर्स थे और उनको जो है वो कैंपेन की ज़रूरत थी। वो कलेक्ट करते थे, रिसाइकिल करते थे। और कौन सी चीज़ें, रबड़ हो गया, मेटल है और अदर मटेरियल्स, इवन लकड़ी हो गई। तो जापान में जो है वो एक्सपेंसिव मैसिव जो है वो स्क्रैप की रिसाइकिल होती थी, जिसमें जो वहाँ के सिटीजन्स थे वो डोनेट करते थे। कोई भी चीज़ रीयूजेबल हो सकती है वॉर में, और वो आइटम्स हाउस होल्ड आइटम्स इंडस्ट्रियल वेस्ट तक मौजूद थे। अब मॉडर्न रिसाइकिलिंग पे हम आ जाएंगे, जहाँ पर जब हमने एक प्रैक्टिस बता दी रिसाइकिलिंग की और हिस्ट्री बता दी, तो अब मॉडर्न रिसाइकिलिंग के बारे में मैंने लिखा है जिसमें है कि मॉडर्न रिसाइकिलिंग मूवमेंट
गेन द सिग्निफिकेंट मोमेंटम कौन से ईयर में 1970। ईयर देना जो है ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ देंगे तो वहाँ पे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ जी आपको कुछ आता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं देंगे तो फिर आपको मुश्किल होगी। ये जो ऐसे मैं आपको समझा रही हूँ ये जस्ट टिप्स और गाइड पे नहीं है। अगर आपको डिटेल्ड ऐसे सॉल्व करना है तो आप ये वीडियो को फॉलो करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखें ये अर्थ डे इन ना ये 1970 ये मैंने मेजर चीज़ दी है जहाँ पे पता लगे एग्जामिनर को कि हाँ आपने स्टडी की हुई है। ठीक है, ये एरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक कॉन्शियसनेस के लिए, जो 1970 का एरा था रिसाइकलिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है कि इस ईयर के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ 1980s पे। मतलब जितने जितने मुझे ऑनलाइन इसके लिए डेटा मिला मैंने वो देखा है और वहाँ से मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जर्मनी का बहुत बुरा रोल है। जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमने अगेन जो रीगेन करना शुरू किया था इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को आगे, तो देखें इनका जो रेट है वो 60% आगे हुआ था। और हाउस जो है वो वन हाउस होल्ड का वेस्ट है वो 1%। अगेन मैंने यहाँ पर ये चीज़ दी है कि जापान जो है वो रिसाइकलिंग में लीडर है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ना उनकी रिसाइकलिंग करते हैं क्योंकि उनके पास लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। ये चीज़ें मैंने दी हैं। उसके बाद मैंने चाइना को दिया है, उसमें जैसे नेशनल स्वॉट पॉलिसी उनकी बनी हुई है 2018 में उन्होंने बनाई थी ये सारी चीज़ें। और हालांकि अब हमें एक पैराग्राफ ऐसे लिखना है उसको कनेक्ट करने के लिए नेक्स्ट हमारे बॉडी से वो ये है कि देखें ये सारी एडवांसेस तो हैं, फिर भी फंडामेंटल चैलेंजेस हैं कि आप जो रिसाइकलिंग है उसको इकोनॉमिकली वायबल नहीं बना सकते। हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, मार्केट में चेंजेस हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं जो कि रोकती हैं। ठीक है ना, और मार्केट फ्लक्चुएशन भी हैं जो रिसाइकल प्रोजेक्ट हम करते हैं। अब मेन चीज़ आगे हमारी कौन सी वो है थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से। इंट्रोडक्शन में हमने क्या दिया है, अगेन रिसाइकलिंग की डेफिनेशन कॉन्सेप्ट उसका दिया है। उसके बाद जो है वो रिसाइकलिंग की रियलिटी हमने बताई है कि जी न्यूयॉर्क सिटी में उसका जो प्रोजेक्ट है वो फेल हुआ था हाई कॉस्ट की वजह से। उसके बाद हमने बताया कि ऐसे में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। ठीक है, अब उसके बाद हम आ गए बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में हमने जो है वो रिसाइकलिंग के बारे में एक जनरल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया है। अब देखें जनरल कॉन्सेप्ट से अगेन स्टार्ट किया है, फिर उसकी रूट्स बताई हैं, मतलब एक प्रोसेस स्टोरी की तरह हमने इसको खोल दिया है। फिर ये हमने बताया कि 11वीं सेंचुरी में जापान जो है उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। फिर वॉर टाइम के लिए हमने बताया है। फिर 1970s में जो एक मुझे मिला डेटा मैंने वो दिया है। फिर 1980s का हो, आप अपने हिसाब से टॉपिक के हिसाब से जो है आ, कुछ जो मेजर टॉपिक्स हैं उनके आप याद कर सकते हैं ना, इवेंट्स कुछ याद कर सकते हैं। और जापान रिसाइकलिंग का लीडर है ये। और अब हमारे आ गई क्या, अच्छा ये पैराग्राफ था नेक्स्ट हमारे आइडिया को जोड़ने के लिए के चैलेंजेस हैं बहुत सारे। और थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट पे ना बहुत सारी वीडियोस भी बनी हुई हैं, मैं भी अलग से बना दूंगी अगर आप लोगों को समझ नहीं हो तो। लेकिन थीसिस स्टेटमेंट बहुत इजी होती है, उसके लिए कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता। तो मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ कि हम देखें जैसे आपका टॉपिक है ये नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो इसको हमने लिखना ऐसे है कि जैसे आ, ऐसे लिखना है कि हालांकि बहुत सारी एडवांस चीज़ें अवेलेबल हैं लेकिन फिर भी जो है वो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट सारे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है ना, ऐसा समझ आ रहा होगा आपको। तो उसी को आप इंग्लिश में करके कि डिस्पाइट डिस्पाइट द environmental challenges and sorry benefits and facilities, not all the recycling projects are cost effective due to high operational cost, market volatility, and
अच्छा, अब जी हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, थीसिस स्टेटमेंट भी हमारी हो गई। तो इसके बाद अब ये है कि अगर थीसिस स्टेटमेंट में आपको कोई इश्यूज़ होते हैं तो मैं कोई शॉर्ट वीडियो थीसिस स्टेटमेंट बना दूँगी, जिस पे आप बहुत ईज़िली इसको कर सकें। ये नहीं होगा उसमें कोई फिज़िक्स, केमिस्ट्री हो कि पहले तो ये पढ़ना है, वो करना है। नहीं, वैसे आप अगर देखें तो ये थीसिस स्टेटमेंट बहुत ईज़िली बन जाती है। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक ऐसे का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने जो बिल्ड किया है, ये वो कॉन्सेप्ट की बस छोटी-सी समरी या लाइन है, और कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं इस पे बना दूँगी वीडियोज़ और नेक्स्ट हम इसी पे फिर काम कंटिन्यू करेंगे।